नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज़ टाइम नेटवर्क पर। दोस्तों, हम हर रोज आपके साथ आते हैं 1 बजे एक विश्लेषण लेकर, एक एनालिसिस लेकर किसी भी एक विषय के ऊपर। हालांकि अब फैसला ये किया गया है कि फिलहाल रविवार को ये प्रोग्राम आपके समक्ष नहीं आया करेगा। थोड़ा-सा एक ब्रीथिंग स्पेस चाहिए होता है, तो वो लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो अब फ़िलहाल आपको जो सोमवार से लेके और शनिवार तक के प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। कोशिश तो यही रहेगी कि लगातार आपको 6 के 6 दिन मिलें, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि अस्वस्थ भी हो जाते हैं या कोई कारण हो जाता है, जिसके कारण हो सकता है कभी बीच में 1-2 प्रोग्राम आप तक ना भी पहुँच पाएँ। पर प्रयास ये रहेगा कि सोमवार से लेके और शनिवार तक आप तक ये प्रोग्राम पहुंचते रहें और रविवार को एक किस्म से अवकाश का दिन होगा हमारे लिए। बात करेंगे राहुल गांधी की कि राहुल गांधी का बढ़ता हुआ कद भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है। शुभ संकेत इसलिए भी है कि जहां भारतीय राजनीति में नैतिकता समाप्त हो गई है, शुचिता समाप्त हो गई है, सच्चाई समाप्त हो गई है, ईमानदारी समाप्त हो गई है, जहां सिर्फ छल और कपट चलते हैं, रोज लोगों को कोसा जाता है, गालियां दी जाती हैं, अपने पूर्वजों को कोसा जाता है, उन्हें गालियां दी जाती हैं। ऐसे में राहुल गांधी की जो छवि निकल कर आ रही है, वो शुचिता और सच्चाई का संदेश लेकर आ रही है। उनकी जो 2 स्पीचेस हुई हैं, एक पहले नांदेड़ के अंदर जब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर एंटर हुई थी, उस समय, और दूसरा विशेष रूप से जब हिंगोली में उन्होंने जो दूसरी स्पीच दी है, तो अ, वो दोनों स्पीच अपने आप में एक पैराडाइम शिफ्ट है। पैराडाइम शिफ्ट इसलिए है कि वहाँ पर वो हमला नहीं बोल रहे हैं, वो दरअसल एक किस्म से मुद्दों को उठा रहे हैं। कैसे उनकी आवाज को दबाने के लिए संसद में माइक भी ऑफ कर दिए जाते हैं, उस बात को भी वो उठा रहे हैं। वो एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत और जो घृणा की राजनीति है, वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। गरीबों गरीबों की बात, किसानों की बात, युवाओं की बात, मजदूरों की बात, खेतीहर लोगों की बात। वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ ले दे के जो उद्योगपति हैं, उनकी बातों को सुना जा रहा है। अपनी बात हमेशा वो समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, अगर मैं अपना माइक बंद कर दूं और बोलना शुरू कर दूं तो हमारा वही हाल है इस समय संसद संसद में। अगर हम बोलने का प्रयास करते हैं तो बार-बार हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, जहां आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। और हिंगोली के अंदर जो उनकी कलाम नूरी सभा के अंदर जो उन्होंने ये बातें कही हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये कटाक्ष है, ये हमला भी है, और एक सटल मैनर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर खड़े होने की एक बात है। वो कहते हैं जब भी हम जनता की आवाज को लोकसभा हो या राज्यसभा में हम उठाने की कोशिश करते हैं, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। माइक ऑफ। फिर वो ध्यान करते हैं कि नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कृषि कानून जो काले कानून थे, इस ढंग से लोगों के ऊपर जो प्रहार किए गए, लोगों की रोजी रोटी के ऊपर प्रहार किए गए, उनके व्यापार के ऊपर जो प्रहार किए गए, यहां तक वो कह गए कि ये सारे छोटे लोगों के रोजगार, या छोटे रोजगार से कहते हैं, उसको बंद करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि सारे के सारे बिजनेस जो ऊपर के 2-4 लोग बैठे हैं उनके पास चले जाएं और लोग सारे उनके गुलाम बन जाएं। गुलाम बना दिए गए हैं, देखा जाए तो ये हो चुका है। और आ, ये कई बार वो मजाक करते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने म्यूजिक सिस्टम वालों से पूछा, भैया ये माइक ऑफ कैसे होता है, मैं देखना चाहता हूँ। इसके बाद माइक बंद ना होने पर कहा, देखो कांग्रेस पार्टी का माइक ऑफ नहीं होता यहाँ पर, लेकिन लोकसभा के अंदर जो वहां के स्पीकर है वो माइक ऑफ कर देते हैं। जब कहीं भी बंद माइक में बोलना शुरू किया तो कहता है ऐसे ही लोकसभा में माइक ऑफ होता है, और ये माइक ऑन माइक ऑफ उनका काफी पॉपुलर हो रहा है। अब वो कहते हैं कि जब जनता की आवाज उठानी है तो सारे रास्ते बंद हैं, तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है? हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। अब रास्ता एक ही है कि सड़क पर चलो, क्योंकि वही तो सड़क है जहां पर हर आदमी चलता है। यहां लोग हेलीकॉप्टर से भी पहुंच सकते हैं, हवाई जहाज से पहुंच सकते हैं, लेकिन भारत को जानना है तो सड़क पे चलो।
सड़क पे चलो तो आपको सबसे पहले तो ये पता लग जाता है कि सड़क की हालत कैसी है, चलने लायक है, नहीं है। ये रिपेयर की गई है, नहीं रिपेयर की गई है, या उसके अंदर रिपेयर में पैसा खा लिया गया है। तो जब गाँव से, कस्बों से, नगरों से सड़कें निकलती हैं, तो एक बात तो पक्की है कि उनको पता लगता है कि हाँ, जो सड़क है वो कैसी है, और जैसी सड़क है, वैसा ही देश है। अब कहते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर चल रही है, क्योंकि हमारे पास तो रास्ता कोई है नहीं, क्योंकि हर जगह तो हमारे माइक ऑफ कर देते हैं। तो फिर क्या करेंगे? सड़क पर चलेंगे, आम आदमी के साथ चलेंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे। जनता की आवाज़ सुननी है, जनता को अपनी बात बनाए, और ये एक ऐसा साधन है जहाँ पर हम जनता की बात सुन भी सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। फिर एक जगह कहते हैं कि एक किसान से बात हुई, उनका खेत जो था बिल्कुल सामने था। उन्होंने मुझे रोक लिया और कहते, राहुल जी, मेरा खेत पूरा बर्बाद हो गया। मैंने तो बीमा योजना, जो कि प्रधानमंत्री बीमा योजना, पैसा भरा है, लेकिन कुछ मिलता नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिलता। मैं कहाँ फ़ोन करूँ, किससे संपर्क करूँ? कोई 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 वेबसाइट नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है। तो राहुल कहते हैं, अगर बीमे का पैसा आपकी जेब में नहीं आया, तो किसकी जेब में गया? तो लोग फिर नारे लगाते हैं, नीरव मोदी की जेब में गया, या इंश्योरेंस कंपनियों की जेब में गया। अब ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो राहुल अगर उस मुद्दे को उठा रहे हैं और उनको उसका पैसा नहीं मिलता है, उसका जो नुकसान की भरपाई नहीं करती है, तो अभी जो आंकड़े मेरे पास थे, जो खास तौर से प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंदर, जो फसल बीमा योजना में, जिसमें कई इंश्योरेंस कंपनी है, पिछले 5 सालों में लगातार हेफ्टी प्रॉफिट में हज़ारों करोड़ के मुनाफ़े उन्होंने कमाए हैं। तो ये मुनाफ़ा आता कहाँ से है? किसानों की जेब से आता है। यही बात तो राहुल गांधी उठा रहे थे। फिर एक एक बात और बहुत आजकल उठा रहे हैं कि नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलता है, और कहते हैं कि कई लोग उनके पास आते हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन कोई छोटी-मोटी 5-7 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। तो उनके लायक रोज़गार तो है ही नहीं वहाँ पर। यहाँ तो गिग जॉब्स मिलते हैं ना, या तो आप कोरियर सर्विस कर लो, या घरों में लोगों के खाना पहुँचा दो, और तो कोई जॉब है नहीं इंडिया में। और सारे पढ़े-लिखे जो बड़े-बड़े इंजीनियर्स हैं, वो इस जॉब में लगे हुए हैं। किसान भूखा मर रहा है। छोटे दुकानदारों के लिए, व्यापारियों के लिए, या जो मध्यम वर्ग होता है, या बहुत छोटा-छोटा जो बिज़नेसमैन वेंडर्स होते हैं, वो कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उनको 2 गिफ्ट दिए हैं, बड़े गिफ्ट दिए हैं। पहला गिफ्ट था नोटबंदी, और दूसरा गिफ्ट था गलत जीएसटी। बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। नोटबंदी ने ना केवल हमारी कमर तोड़ी, हमें पूरा खत्म कर दिया। जो लाखों छोटे कारोबारी थे, सबको बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं समझ आता है कि मोदी जी को पूरी अर्थव्यवस्था को, छोटे कारोबारियों को बर्बाद करके आखिर मिला क्या उनसे? और यही बात फिर उन्हें, जो थोड़े बहुत बच गए थे, जो वापस से उठने का प्रयास कर रहे थे, उनको जीएसटी लगा के बर्बाद कर दिया। सारे के सारे बर्बाद हो गए। फायदा किसको हुआ? यही तो राहुल कह रहे हैं। 2-3 उद्योगपतियों को हुआ। वो आपको पता है कि वो उद्योगपति कौन है? सरकार के चहेते हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तो एक चहेते और भी हैं। अमिताभ कांत जो सीईओ थे नीति आयोग के, वो तो ओपनली कहते हैं कि भारत को 10,000 अंबानी और 20,000 अडानी चाहिए। मानसिकता गुलामी वाली हो गई है ना, मन से गुलाम हो गए हैं। अडानी और अंबानी के आगे उनको एबीसी नजर नहीं आता। उन्हें पता ही नहीं किसके आगे कुछ बी भी होता है, सी भी होता है, क्योंकि ए पे आके अटके हुए हैं। तो मन में सिर्फ 2 ही है, ये गुलामी है। यानी कि दास्ता है। किसकी दास्ता है? अंबानी और अडानी की। भारत को दास्ता के अंदर धकेल दिया। फिर कहते हैं राहुल गांधी अपने भाषण में, बहुत मैच्योरिटी से बात करते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। मोदी जी कहते थे यूपीए सरकार में 400 रुपए का गैस सिलेंडर है, अब 1100 का है। यूपीए सरकार में 60 का पेट्रोल था, अब 110 रुपए का है। तो आप बताइए, महंगा हुआ या सस्ता हुआ? और मोदी जी का वो कहना कि मेरे नसीब से पेट्रोल सस्ता हुआ, तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन अब पता नहीं किसका नसीब है, या किसका बदनसीबी है कि अब हम 110 रुपए दे रहे हैं, और सिलेंडर का 1100 रुपए दे रहे हैं। आगे राहुल बोलते हैं कि 3-4 ऐसे अरबपति हैं, वो वही बात है, अडानी, अंबानी और 2-3 और, कि जो भी बिज़नेस हो सब उनको चाहिए, सब उनको मिल जाता है। एयरपोर्ट उनको मिल जाते हैं, बेच दिए। पोर्ट उनको मिलते हैं, मोदी सरकार ने बेच दिए। सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे इनको बेच दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बेच दिया। टेलीफोन, मोबाइल्स बेच दिए। बैंकिंग वो भी बेच दिया। बिजली की लाइनें, गैस पाइपलाइनें, सब कुछ तो बेच दिया। बचा क्या?
अब सवाल ये है कि अगर सब कुछ ही बेच दिया, तो भारत के युवा को रोजगार कहां से मिलेगा? आपने तो बेच दिया। ये बात उनकी अपने आप में सुनने वाली है। अपने आप में एक किस्म से एक रिमाइंडर है। और वो कहते हैं कि हम चल तो रहे हैं, श्रीनगर में जाके भी तिरंगे को फहराएंगे, संदेश देंगे कि देश को बांटा नहीं जा सकता, देश में नफरत नहीं फैलाई जा सकती, देश में हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। ये बात उनकी सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस लेवल पे नफरत फैला रहे हैं, यहां पर घृणा फैला रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। बल्कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस देश का असली टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, वो आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी है। ये लोगों को तोड़ते हैं। ये मोदी जी का ही तो राज था, जिसने गुजरात के अंदर हिंदू और मुसलमानों की कॉलोनीज अलग कर दी, मोहल्ले अलग कर दिए, बीच में बॉर्डर बना दिए, सीमाएं बना दी, एक्ट बना दिया कि आप मुसलमान हिंदुओं के मोहल्ले में मकान नहीं ले सकता, मुसलमान हिंदुओं के मोहल्ले में मकान नहीं ले सकते, हिंदू वहां जाके मकान नहीं ले सकते, या कोई और प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ये एक्ट गुजरात में तो है, और तो कहीं है नहीं इंडिया में। किसने बनाया ये? अगर गुजरात जैसा ही भारत बनाना है, जहां पर मुसलमानों के मोहल्ले अलग हैं, सरदारों के मोहल्ले अलग हैं, सिखों के मोहल्ले अलग हैं, ईसाइयों के मोहल्ले अलग हैं, और हिंदुओं के मोहल्ले अलग हैं, तो फिर बंटवारा कौन कर रहा है? बंटवारा तो फिर मोदी जी के गुजरात ने किया ना। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में बंटवारा किसने किया? बीजेपी ने किया ना, आरएसएस ने किया ना, वीएचपी और बजरंग दल ने किया ना। तो देश को टुकड़े टुकड़े गैंग में परिवर्तित करने वाला कौन है? यही है। देश को बांट कौन रहा है? यही कर रहे हैं। देश को टुकड़े टुकड़े कौन कर रहे हैं? बीजेपी और आरएसएस उनके अलाइज कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? और दूसरों के ऊपर ये दोष लगाते हैं। दोस्तों, राहुल इस समय जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, जो प्यार, सत्कार, मोहब्बत उन्हें मिल रही है, जो उन्हें महानायक के रूप में परिवर्तित कर रही है, भाजपा उससे डरती है। अब मोदी जी की जुबान से उनका वो कांग्रेस मुक्त भारत के शब्द नहीं निकलते हैं। अब पप्पू शब्द नहीं निकलता है उनके मुंह से। उन्हें अब डर लगता है। कहते हैं, पहाड़ों पर जब इंसान ऊपर जाता है तो एक ही रास्ता होता है, पगडंडी होती है पतली। उसी रास्ते से लोग ऊपर भी जा रहे होते हैं, चोटी पर, और जो चोटी पर पहुंच जाते हैं वो उसी रास्ते से वापस भी आ रहे होते हैं। जब लोग नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात उन लोगों से होती है जो चोटी से नीचे उतर रहे होते हैं। और तब ये इंसान जो ऊपर जा रहा होता है, उसको लगता है कि मुझे सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाना है, मुझे नीचे नहीं आना है। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। वो भूल जाता है कि थोड़े समय के बाद मैं उस चोटी पर पहुंच जाऊंगा, और उससे आगे जाने का रास्ता नहीं है, और उसके बाद फिर उसी पगडंडी से मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। और जिस पगडंडी से वो नीचे उतर रहा होगा, उसी पगडंडी से उस नीचे उतरने वाले यात्री को या व्यक्ति को कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, जो उस दिन या उस वक्त उसी पगडंडी से ऊपर जा रहे होंगे। राहुल गांधी उसी पगडंडी पर अब ऊपर जा रहे हैं, जिस पगडंडी पर शायद अब नीचे उतरने की बारी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की है। दोस्तों, राहुल एक नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, प्रेम के, मोहब्बत के, सामंजस्य के, सौहार्द के। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो विंग है, इनका एक ही काम है, घृणा फैलाना, कोसना। प्रधानमंत्री जी तो दिन रात कोसते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, पंडित नेहरू को कोसते हैं, सबको कोसते हैं। पता नहीं कौन सी संस्कृति जानते होंगे। भारतीय संस्कृति में कभी पूर्वजों को गालियां नहीं दी जाती, उन्हें कोसा नहीं जाता। लेकिन बीजेपी की संस्कृति में कोसा जाता है। वही नहीं, बल्कि उनके छुट भैया जो मंत्री हैं वो भी कोसते हैं पंडित नेहरू को। इनकी संस्कृति अलग है, डीएनए अलग है ना, क्या कर सकते। लेकिन राहुल का ग्राफ फिलहाल ऊपर जाने का है। मोदी जी तैयार रहिएगा, आप चोटी पर पहुंच चुके हैं, आपका ग्राफ नीचे आ रहा है। इसलिए आपकी मुलाकात उसी रास्ते पर राहुल से होगी जब वो ऊपर जा रहे होंगे। अब वो महानायक के रूप में भारतीय राजनीति के लिए शुभ संकेत हैं।
प्रेम और सौहार्द के, न कि घृणा के। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा। न्यूज़ टाइम और 4 PM को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया आप सबका।